ग्लोबल IT यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट 12 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ITI फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर आगे लिखा हुआ ऑल्टरेट, मतलब ITI में जो भी कोर्स 2 साल के होते हैं उनमें फर्स्ट ईयर में ये जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो कोई सी भी ट्रेड हो। ठीक है। और जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसका PDF आपको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे आप आज का जो PDF है प्लस इसके पहले का PDF डाउनलोड कर पाएंगे, और भी उस पर जो ITI से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे अपडेट की जाती है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो इस वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें ITI से रिलेटेड सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो। चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि किसी 15.5 kg के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होता है। पूछ रहा है कि कोई वजन है, कितना है, m दे रखा है, कितना kg, 15.5 kg ये वजन है उसका। कितना मीटर उठाया गया उसको, मतलब h दे रखा है 4.4 मीटर। ठीक है। तो जूल में कितना कार्य होता है, पूछ रहा है कि जूल में काम कितना होगा। ठीक है। तो या तो आप इस चीज़ को स्थितिज ऊर्जा वाला जो फार्मूला है उससे निकाल सकते हैं, या फिर आप एक और फार्मूला जानते होंगे, कार्य की बात कर रहा है, कितना कार्य होगा, W = F × S। F क्या होता है, बल होता है, S आपका दूरी होती है। और इस केस में द्रव्यमान दिया हुआ है, F तो दिया नहीं है, द्रव्यमान दिया है, तो F = एक और फार्मूला आपको याद होगा, F = mg होता है। तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं mg, और चूँकि s दूरी है और यहाँ पे दूरी की जगह ऊंचाई दिया हुआ है, तो s की जगह हम h लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, s लिखे या h लिखे। तो ये क्या हो जाएगा, W = mgh, या फिर यही फार्मूला आपका स्थितिज ऊर्जा का भी था, पोटेंशियल एनर्जी का। इसीलिए मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी पे चाहो तो निकाल सकते हो, या इस फार्मूले पे भी चाहो, वर्क वाले पे निकालना चाहो तो W = F, फिर F को mg में चेंज करना पड़ेगा और सेम फार्मूला बन जाएगा। अब इस पे जो है हम इसकी वैल्यू के रखेंगे, m का मान 15.5 इंटू g का मान आप लोगों को मालूम होगा 9.81 होता है, मैंने पहले भी बताया है, इंटू h की वैल्यू 4.4 है। अब इन्हें हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है, बस आपने फार्मूले में वैल्यू के रख दिया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करना ही मेन काम है। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग साइड में 15.5 और करना है हमें 4.4 का। ठीक है। 4 × 5 = 20, 2 80 लाया, 4 × 5 = 20, 2 22, 2 80 लाया, 4 × 4 = 2 6। सेम नीचे भी आएगा, फिर 4 × 5 = 20 वही हो जाएगा, फिर 2 फिर 6 आ जाएगा आपका। इन्हें ऐड कर लेते, 0 2 6 2 8 और 6। एक अंक पे यहाँ, एक अंक इसमें, मतलब 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 68.20। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 68.20 इंटू 9.81 अभी रह गया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 9.81 का करते हैं, 0 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा, 1 8 8 हो जाएगा, 1 6 6 हो जाएगा। ठीक है। फिर 8 9 0, फिर 8 दूना 16, 1 हासिल आया, 8 8 8 64, 1 65, 6 हासिल बचा, 8 6 48, 6 48, 2 50 4 54। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 0 हो जाएगा आपका, 9 दूना 18, 1 हासिल आया, 9 8 72, 1 73, 7 हासिल आया, 9 6 54, 7 54 6 7 1 61। इन्हें जोड़ लीजिए, 0 2 8 से 14 को 4 हासिल आया, 1 8 5 13 6 19, 1 20 को 0 हासिल आया, 2 4 3 7 2 9 5 1 6 और 6। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो इन दोनों देख लीजिए, 2 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ। गुणा करते समय यही होता है, दोनों ऊपर नीचे दोनों में देखते हैं, जितने अंक पे दशमलव हो उन्हें जोड़ करके फिर जो गुणा करने पे मान आया उसमें रख देते हैं। जैसे इसमें 1 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे, तो 1 1 2 हो गया, तो 2 अंक पे दशमलव लगा लिया हमने। अब हमने जो मल्टीप्लाई किया है इन दोनों का, इसमें 2 अंक पे दशमलव, इसमें 2 अंक, मतलब 2 2 4। अब हम फाइनल वाले में 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे दाहिने साइड से, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 669.04 हो जाएगा, 669
0.04। तो यहाँ पे आंसर आप देखेंगे किसमें आएगा, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन जो है चौथा है आपका 669। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा इसमें दशमलव में दिया हुआ था और तो चीज़ें नॉर्मल थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है, ठीक है, क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है, चलती है तो उसका गतिज ऊर्जा पूछ रखा था। स्पीड से चलती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या हो, बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या हो, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, फार्मूला मैंने बताया था पहले ही कि गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है। हमें दिया हुआ द्रव्यमान m कितना दिया है, 5 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है, और क्या दिया है, 500 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, मतलब हमें वेग दिया हुआ है, v दिया हुआ है कितना, 500 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक के से काइनेटिक, इसे एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। हमें जो m की वैल्यू होती है, v की वैल्यू मीटर प्रति सेकेंड में होनी चाहिए और m की वैल्यू किलोग्राम में होनी चाहिए। इसके पहले भी आपने देखा होगा जो भी क्वेश्चन हम कर रहे थे स्थितिज ऊर्जा वाला, सबका द्रव्यमान किलोग्राम में था, लेकिन यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ग्राम में दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया जाए। तो आपको मालूम होगा 1 kg में 1000 ग्राम, तो मुझे ग्राम की जगह kg लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम में 1/1000 kg, मतलब मैं 5 में 1/1000 का गुणा कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 5/1000 हो जाएगा kg। अब ये kg में बदल गया। अब इस वैल्यू को रखते हैं 1/2 इंटू m की वैल्यू 5/1000 इंटू v की वैल्यू 500 था तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा। अगली लाइन में जाएंगे 1/2 इंटू 5/1000 1000, ठीक है, 500 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, 5×5 = 25 और 2 जीरो से 2 × 4 जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 2,50,000। अब इसमें 3 जीरो, इसका 3 जीरो कट हो जाएगा। अब 2 से यह कट जाएगा, 250, कितना आएगा, 125 दूना 250 हो जाएगा। अब 5 में 125 का गुणा कर लीजिए, 5×5 = 25, 6 हासिल आया, सॉरी 5×5 = 25, 2 हासिल आया, 5 दूना 10, 2 12, 1 हासिल आया, 5 के 5 1 6, 625 जूल। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 625 जूल। सब फार्मूले का कमाल है, फार्मूला याद रहेगा, आप तुरंत काम कर लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तापमान को क्या संदर्भित करता है, तापमान को क्या संदर्भ करता है, क्या दर्शाता है। ठीक है, तो तापमान किसको दर्शाता है, तो तापमान जो होता है वह उष्मा की अवस्था को बताता है, जो ऑप्शन 2 दे रखा है आपका। ठीक है, उष्मा जो होता है वह ऊर्जा का रूप होता है, उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, और तापमान क्या करता है, उष्मा की अवस्था को बताता है। भाई टेम्परेचर से अवस्था पता चलती है ना कि उसकी अवस्था किस अवस्था में है। टेम्परेचर अगर मान लीजिए जल का टेम्परेचर कोई कहता है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप जान जाओगे जल क्या है, बर्फ की अवस्था में है। कोई कहता है कि जल का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब जल क्या है, इसमें खोल रही है। तो इसका मतलब जो तापमान है उष्मा की किस अवस्था को बता रहा है कि अवस्था में किस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, तो जो उष्मा की एसआई इकाई होती है, कार्य का, उष्मा का, ठीक है, इन सब का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। कार्य हो, उष्मा हो, ऊर्जा हो, उनका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, कार्य का, उष्मा का, ऊर्जा का, तीनों का मात्रक एसआई में जूल ही होता है। जो कैलोरी है या उष्मा का सीजीएस में मात्रक होता है। और एक कभी कभी क्वेश्चन और आ जाता है, एक कैलोरी में कितने जूल होता है, तो एक कैलोरी में आपका 4.18 जूल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका उष्मा की SI इकाई क्या होगी, जूल ही होगी। अगर CGS की बात करता तब कैलोरी होता। नेक्स्ट चलेंगे, उष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए जो उष्मा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं, उष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर यूज किया जाता है। जबकि जो थर्मामीटर है यह किसको मापता है, तो यह तापमान को मापता है, यह तापमान को मापता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को। जबकि जो पायरोमीटर है यह भट्ठी के टेम्परेचर मतलब बड़े तापमान को, भट्ठी के तापमान को नापने के लिए, भट्ठी के तापमान को, क्योंकि भट्ठी का जो तापमान होता है 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर मापना हो, तापमान मापना हो, तब पायरोमीटर यूज करते हैं भट्ठी के तापमान को मापने के लिए। और जो बैरोमीटर होता है आपका, यह प्रेशर को मापता है, दाब को मापता है। किसको? दाब को मापने के लिए। इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। तो उष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर आपका होता है। अगला है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कह रहा है 1 ग्राम पानी है और उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है। 1 ग्राम पानी का कितना तापमान बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमें आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे? तो एक फार्मूला होता है आपका Q = MS ΔT। ठीक है, Q क्या होती है? उष्मा होता है। Q क्या होता है? उष्मा होता है। M यहाँ पे द्रव्यमान होता है और S जो होता है विशिष्ट उष्मा होता है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और T जो होता है तापमान होता है, तापमान में अंतर होता है, इसलिए ΔT लिखा हुआ कि कितना तापमान में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसी फार्मूले में देखिए क्या रहा कि 1 ग्राम पानी का डिग्री क्या करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे। अगर इस फार्मूला में रखा जाए Q मतलब उष्मा तो वही रह गया, M का मान क्या दिया है? 1 ग्राम दे दिया, 1 हो गया, इंटू विशिष्ट उष्मा S इंटू तापमान कितना बढ़ा है? 1 डिग्री सेल्सियस। T की जगह 1 डिग्री सेल्सियस, M की जगह 1 ग्राम। यहाँ से क्या आ गया? Q = S आ गया। अगर हम 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे रहे हैं तो जो Q है वो किसके बराबर हो जा रहा है? S के बराबर हो जा रहा है। M का मान हमने 1 रख दिया, तापमान का मान हमने 1 रख दिया, मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो जो Q है वो S के बराबर हो गया। Q क्या था? Q आपका उष्मा था, Q आपका उष्मा था और S क्या था? विशिष्ट उष्मा था। विशिष्ट उष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इतना तापमान बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा थी भाई, 1 ग्राम टेम्परेचर का 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता हुई वह क्या है? वह विशिष्ट उष्मा के बराबर है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा। क्या कहते हैं उसको? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, फार्मूला को आप लोग एक जगह नोट करते चलिए। मैं बार बार ऐसी चीज बोल रहा हूँ कि एक कॉपी बनाइए, फार्मूला सब एक जगह नोट कीजिए। पानी की विशिष्ट उष्मा का मान क्या होता है? तो जो जल का या पानी का विशिष्ट उष्मा का मान होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट चलेंगे, किस प्रकार की उष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है, छोड़ा जाता है? मतलब कौन सी इसमें से गुप्त उष्मा है, सेंसेबल उष्मा है, विशिष्ट उष्मा है, स्टीम की गुप्त उष्मा? स्टीम मतलब भाप की गुप्त उष्मा। एक होता है बर्फ की और एक होता है भाप की। ठीक है, तो जो ये गुप्त उष्मा होती है हमारे, यह होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितना? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जबकि जो भाप की गुप्त उष्मा होती है यह 539 या कहीं कहीं पे 540 भी दिया रहता है कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, तो गुप्त उष्मा और सेंसेबल उष्मा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गुप्त उष्मा में अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जल है, जल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसे थोड़ी सी उष्मा दी,
तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। और उष्मा देंगे, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे जैसे आप उसे उष्मा देते जाएंगे वैसे वैसे जल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आप उसको उष्मा दे रहे हो और जल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप उसको उष्मा जितना दे रहे हो उतना उसका जल का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो वह होता है आपका सेंसेबल उष्मा, कि इसमें उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन जल के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जल जल ही है। जैसे जल जल से बर्फ बन जाए या जल जल से क्या भाप बनने लगे, तब उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी। पहले पानी था, भाप बन गया, तब उसकी भौतिक अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन पानी का पानी ही रह जाए तब उसकी भौतिक अवस्था चेंज नहीं होगी। तो वह उस उष्मा को क्या बोलते हैं, सेंसेबल उष्मा। कि हमने जैसे पानी को भाई उष्मा दिया 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, जितना हम उष्मा देते जा रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेकिन पानी पानी ही है, इसका मतलब उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने उष्मा लिया और उसका तापमान बढ़ा, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वह सेंसेबल उष्मा होती है। तो वही चीज यहाँ बोला था कि उष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है। भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यह सेंसेबल उष्मा होती है। और गुप्त उष्मा कब होती है, या भाप की गुप्त उष्मा है। तो इसमें क्या होता है कि जब जल हम उष्मा देते जाते हैं उसका तापमान बढ़ता जाता है। जब एक स्थिति ऐसी आती कि हमने उसे उष्मा दिया और उस जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता, कितना हो जाता, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद जब आप जल को उष्मा दोगे तो उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, 100 ही रह जाएगा। इसके नीचे हम जितना उष्मा दे रहे थे उतना उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब यह 100 पे पहुंच जाएगा तब जब आप उष्मा दोगे ना तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। क्या होगा, जो जल है वो खौलने लगेगा और जल पानी से भाप में बदलने लगेगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो आप उष्मा दोगे वह उष्मा जल का तापमान बढ़ाने में ना खर्च होकर के कहाँ खर्च होगी, उसकी भौतिक अवस्था को चेंज करने में खत्म होगी, उसको पानी से भाप में बदलने में खत्म होगी। तो वही हमारा क्या कहलाता है, भाप की गुप्त उष्मा कहलाती है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो उष्मा दी जाती है वह उसके जल के टेम्परेचर ना बढ़ा करके उसकी भौतिक अवस्था को चेंज करने में खर्च होती है। कहने का मतलब है पानी से भाप बदलने में खर्च होती है, वह भाप की गुप्त उष्मा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज फर्क था सेंसेबल उष्मा में और गुप्त उष्मा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक पूछ रहा है। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस पे जल उबलने लगे। तो फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है पानी का बॉइलिंग पॉइंट जिस पर जल उबलने लगे वह कितना होता है। तो आपको मालूम होगा कि जो जल होता है, अब फ़ारेनहाइट में भले ही ना पता हो पर ये आप लोग जानते होंगे, जल बर्फ कब बनता है, जल बर्फ कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। जल या पानी खौलता कब है, उबलता कब है, बॉइलिंग पॉइंट पे कब आता है, तो आप लोग जानते होंगे 100 डिग्री सेल्सियस। भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है, क्वथनांक पे पहुंच जाता है या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। और बर्फ कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा था उबलेगा कितने पे, और आपका आंसर कितने दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया है। अगर आपको सेल्सियस वाला याद है तो फ़ारेनहाइट वाला आसानी से हो जाएगा। कैसे, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, C/5 = F - 32/9 = K - 273/5। अगर ये चीज़ आपको ये फार्मूला याद है तो आप बिल्कुल आसानी से कोई भी कर पाओगे। बस आपको ये ध्यान हो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 पे होता है। तो हमसे क्या पूछ रखा था, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो कितने पे खोलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। हमें पता है जल 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है, लेकिन यहाँ पे हमसे फ़ारेनहाइट में पूछ दिया। तो ऐसा करते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल देते हैं। तो वही फार्मूला उठाएंगे जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हो। देखिए इसमें C है और इसमें F है, मतलब इन दोनों फार्मूला को साथ में ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, C/5 = F - 32/9। हमें पता है कितने पे खोलता है जल, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ 100 रख लीजिए। अब ये फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा, 100/5 बराबर F - 32/9। यहाँ 5 से कट जाएगा, 20/100, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूनी 18। F - 32 = 180। F = इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 180 + 32, दोनों जोड़ दीजिए। 2 8 3 11 पे 1 हासिल 1, 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर देखिए, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता था भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलता है, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में पूछा था, इसलिए इस फार्मूले की मदद से मैंने फ़ारेनहाइट में बदल लिया। या आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, तो आप डायरेक्ट भी टिक मार सकते हो।
अगर डायरेक्ट नहीं याद है, अगर सेल्सियस वाला याद है, तब भी आप यहाँ से चेंज करके आसानी से काम बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे है, पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिसपे जल बर्फ बन जाता है, जिसपे जल क्या होता है, बर्फ बन जाता है। केल्विन में पूछ रखा है, अगर सेल्सियस में पूछता था तो आप तुरंत बता देते भाई जल कितने 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बन जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इसने दिमाग क्या लगा दिया, केल्विन पूछ दिया। अगर सेल्सियस होता तो आसानी से बता लेते हैं। तो जल बर्फ कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बदलता है, बर्फ बन जाता है, वही फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिसपे फ्रीज हो जाए, बर्फ बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए हम 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं। तो वो वाला फार्मूला लीजिए जिसमें C हो और K हो। तो देखिए इसमें C है और इस वाले में K है, तो इन दोनों को साथ ले लेंगे, C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है, दोनों साइड 5 है, 5 कट जाएगा, C इक्वल टू K माइनस 273। अब हमें पता है कितना डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे, इक्वल टू K माइनस 273। अब उधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, K इक्वल टू क्या आ जाएगा, 273 केल्विन। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के या तो 273 केल्विन के, ये एक ही बात है। इसका मतलब बर्फ किस पे बनेगा, 273 केल्विन पे। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको सेल्सियस वाला याद है, जो कि काफ़ी आसान है, याद होना चाहिए कि 0 पे बर्फ 100 पे खोलेगा, तो इस तरह से आप आसानी से केल्विन में या फ़ारेनहाइट जिसमें भी पूछेगा आप बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।